हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो फॉलो मी। On the basis of Raoult's law, the solutions are of two types, ideal solutions and non-ideal solutions. The ideal solutions are the solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration. These are called as ideal solution. Okay? Now come to the properties of ideal solution. यहाँ पर देखिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल सॉल्यूशन का। एक बार आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस का जो मिक्सचर है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी मोल फ्रैक्शन का और वेपर प्रेशर का कैसा होता है, इस तरीके से होता है। P01 यहाँ पर अभी मैक्सिमम है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, हमने यहाँ पे अभी सॉल्यूट नहीं डाला है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है, यहाँ पे देखिए x1 = 1 है और x2 = 0 है। ठीक है, x2 मतलब 0, 0 मतलब देयर इज नो सॉल्यूट इज मिक्सिंग इन इट, सो x1 इज मैक्सिमम। सो वेपर प्रेशर ऑफ x1 यानी कंपोनेंट 1 इज P01। ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये जो ऊपर लाइन जा रही है यानी ये वेपर प्रेशर जो बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है, सॉल्यूट का बढ़ रहा है। तो सॉल्यूट की लाइन ऊपर जा रही है यानी vapor pressure of solute is increasing here, and at this point vapor pressure of solute is maximum and mole fraction of solute is also maximum. Here x2 is 1 and x1 is 0, मतलब जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है वो इस पॉइंट पर 0 है और यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, हाईएस्ट। ठीक है, so this line is for the vapor pressure of solute and this line जो नीचे आ रही है ये कैसी है, नीचे आने वाली लाइन, ये वेपर प्रेशर फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा टाइम के साथ। और ये जो लाइन है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 + P2 यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर दोनों का मिला करके जो टोटल होता है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये इन दोनों का टोटल इंडिकेट कर रही है कितना है किस पॉइंट पर, तो ये सॉल्यूशन की है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ आइडियल सॉल्यूशन इस तरह से उनका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस क्या होती हैं। आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं यानी देखिए क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, मतलब पूरे कंसंट्रेशन रेंज में राउल्ट लॉ को फॉलो करें। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ कहता है P1 = P01 x1 एंड P2 = P02 x2। तो यही प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आइडियल सॉल्यूशंस की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि P1 must be equal to P01 x1 and P2 must be equal to P02 x2 and delta H mixing is 0। delta H mixing is 0 का मतलब क्या हुआ, जब हमने दो सॉल्यूशन मिलाए तो दोनों सॉल्यूशन मिलाने पर H मतलब हीट ना तो लिबरेट होना चाहिए ना ही हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। डेल्टा H मिक्सिंग 0 का मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो लिक्विड मिलाएंगे तो सॉल्यूशन में से हीट ना तो एब्जॉर्ब होगी ना ही वहाँ से हीट लिबरेट होगी। देन डेल्टा V मिक्सिंग इज 0। डेल्टा V मिक्सिंग 0 का मतलब क्या हुआ, जब भी हम दो लिक्विड्स को मिलाएंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम दोनों लिक्विड के टोटल वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। सपोज हमने 10 ml एक लिक्विड A मिलाया और 20 ml एक लिक्विड B मिलाया, यानी जो सॉल्यूशन बनना चाहिए हमारा कितना बनना चाहिए, 30 ml बनना चाहिए, नॉट लेस देन 30 ml नॉट ग्रेटर देन 30 ml, यानी डेल्टा V मिक्सिंग मस्ट बी 0। ये प्रॉपर्टीज हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं यानी वेपर प्रेशर उतना ही होगा एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा लो आप, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, आप थोड़ा अपना लिख सकते हैं। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट लॉ। ठीक है, यहाँ एलेबोरेट करके लिख लीजिए आगे कि P1 = P01
x1 एंड P2 इक्वल टू P02 x2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मस्ट बी P1 must be equal to P01 x1 and P2 is equal to P02 x2। डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? हीट नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा V मिक्सिंग 0 का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टू लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, अब ये आगे आपने एलेबोरेट करके लिख लिया होगा। अभी इसको देखिए, किसी किसी के बुक में डायग्राम ऐसे बना होता है, जैसे इसमें ये जो डायग्राम बना है मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी एक बार बता चुके हैं। इसमें ये मान करके चला गया है कि जो P0 मतलब P1 है, P1 मतलब कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल है कंपोनेंट 2 के, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो पूरा का पूरा कंपोनेंट 1 के कारण है, यानी सॉल्वेंट के कारण है। यहाँ पर जो पूरा वेपर प्रेशर है, और इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो पूरा का पूरा सॉल्यूट के कारण है, यानी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P02। ठीक है ना? तो ये जो डायग्राम बनाया गया है वो ये मान के बनाया गया है कि सॉल्यूट इज लॉस, यस सॉल्वेंट, यानी कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2, क्योंकि कंपोनेंट 2 का प्योर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ग्राफ की लाइन ऊपर चली गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पीएच मान लें या किसी किसी बुक में ऐसा छपा होता है डायग्राम, तो डोंट बी कंफ्यूज, और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम आपने ऐसा बना दिया है, और बुक लेकर के मेरे पास आते हैं कि इसमें ऐसा बना हुआ है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हमने माना है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है, यानी सॉल्वेंट इज लेस वोलेटाइल देन सॉल्यूट। अगर हम ये मान लें कि सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट, तो फिर क्या होगा? ये P01 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा। लेकिन सॉल्वेंट से कम वोलेटाइल है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का ग्राफ नीचे ही रह जाएगा, और फिर टोटल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा आएगा। यानी ये जो लाइन अभी ऊपर जा रही है, इसमें लाइन नीचे आ रही है। तो डोंट बी कंफ्यूज, लाइन ऊपर जाए या लाइन नीचे जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि ये सही है कि ये सही है। आपने ये ग्राफ देखा, फिर ये ग्राफ देखा, फिर आगे की पढ़ाई बंद, आप इसी में सोचने लगेंगे इन दोनों में कौन सा सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना? इसके केस में क्या हो रहा है? x1 मैक्सिमम है, x1 मैक्सिमम है, तो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट का है। यहाँ पे x2 मैक्सिमम है, x1 जीरो है, तो ये इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो पूरा का पूरा सॉल्यूट का है। ठीक है ना? यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में हम ले रहे हैं P01 इज लेस वोलेटाइल देन P02, यानी P02 ज़्यादा है, यानी कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। उस कंडीशन में क्या होगा? P01 विल बी लेस देन P02। और जो ये ग्राफ बना है इस कंडीशन में, जिसमें नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट, तो P01 विल बी ग्रेटर एंड P02 विल बी स्मॉलर, तो उस समय ग्राफ नीचे आएगा। तो आपका चाहे ऐसे बना है चाहे ऐसे बना है, दोनों तरीके से वो ग्राफ सही होगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इतनी बात हो गई, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई। अब रीजन क्या होता है कि कोई भी दो लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द या रिप्रेजेंट द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा जरूर, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूछा 1 नंबर का जाता है और ऐसे पूरा पेज भर के कॉपी का, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा कॉपी का पेज भर करके लिख करके आ जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 1 नंबर में कौन सी चीज़ पूछी गई है वही चीज़ निकाल करके रख के आओगे, पूरा नहीं लिख करके आओगे। अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया आइडियल सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, तो इतना लिख करके आओगे। अगर आपसे पूछा गया रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो आप ये इतना केवल रीजन लिख करके आएंगे। अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो आप सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख करके आएंगे। अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, तो आप इतनी बात बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच ओबे राउटला ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, लेकिन जब ये 1 नंबर में पूछा गया व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, तो आप शॉर्ट में ये वाली बात लिख दीजिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये कि P1 इज 1 2 3 3 पॉइंट डालना है और छोटा सा लिखना है कि P1 इक्वल टू P01 x1, P2 इक्वल टू P02 x2 एंड डेल्टा H मिक्सिंग इज 0 एंड डेल्टा Y मिक्सिंग इज 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। जब यही चीज 2 नंबर में पूछी गई है तो यहीं पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दो कि इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू मतलब P1 जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P01 x1 के बराबर होगा और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है P2 वो P02 x2 के बराबर होगा और डेल्टा H मिक्सिंग इज 0, तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज हीट नाइदर absorbed or released during formation of solution, during formation of solution, ऐसा एलेबोरेट भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको ज़रूरत हो उतना एलेबोरेट करने की, यानी क्वेश्चन उतना बड़ा आया हो, उतने मार्क्स का आया हो तब। अदरवाइज आइडियल सॉल्यूशन क्या है और प्रॉपर्टीज इनकी एकदम शॉर्ट में और रीजन लिख दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और इसमें पूरा 3 पेज भर करके कॉपी में लिख करके चले आते हैं। नंबर तो एक ही मिलना है, तो 1 नंबर में 1 नंबर के हिसाब का आपको लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी इलेबोरेट कर सकते हो आप, जो शॉर्ट में लिखा है ये वाली बात, डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0, यानी लिख देंगे वॉल्यूम नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात आती है ये ए बी इंटरेक्शन आर इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, रीजन ऑफ आइडियल बिहेवियर, ये पूछा गया है। आइडियल बिहेवियर का रीजन क्या होता है, तो अभी आपके सिर के ऊपर से वाली बात निकल रही होगी कि व्हाट इज दिस ए बी इंटरेक्शन और ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन, ये क्या है। एक्चुअल में शॉर्ट में लिख दिया है ये ए बी इंटरेक्शन। यहाँ पे ए माना है सॉल्वेंट को और बी माना है सॉल्यूट को, यानी पहले हमने जो सॉल्यूशन बनाया था, कंटेनर में सॉल्वेंट लिया तो हमने उसको नाम दे दिया कंपोनेंट ए, फिर हमने उसमें सॉल्यूट घोला तो उसको नाम दे दिया कंपोनेंट बी। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जितना भी है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और कंपोनेंट बी भी हमारे पास प्योर है तो उसमें भी यही कंडीशन होगी कि बी और बी, यानी बी और बी का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ए इंटरेक्शन का मतलब यहाँ हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, और बी बी इंटरेक्शन का मतलब हुआ सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन। देखो, जब सॉल्यूशन बना नहीं है उस समय हमारे पास एक कंटेनर में कंपोनेंट ए है और एक कंटेनर में कंपोनेंट बी है। तो कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं दैट इज ए इंटरेक्शन, या हम उसको थोड़ा बड़ी भाषा में कहेंगे तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हुआ। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट लिखने के बजाय हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया है ए इंटरेक्शन। और कंपोनेंट बी भी प्योर स्टेट में है, उसको मिलाया नहीं है, तो उसके मॉलिक्यूल आपस में जो भी रिलेशन होगा, जो भी इंटरेक्शन होगा, उसको हमने कह दिया बी बी इंटरेक्शन। बजाय ये कहने की सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कहने के बजाय हमने इसका नाम दे दिया बी बी इंटरेक्शन, शॉर्ट में कोड वर्ड में बोल दिया। जैसे आजकल ओके को के लिख देते हैं, कई लोग लिख देते हैं ना, ठीक है ना, तो उसी तरीके से बी बी इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। और ए बी, अब नाम से आप समझ गए होंगे, ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सॉल्यूट, यानी ए बी का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। एक्चुअल है जो सॉल्यूशन था, मतलब सॉल्वेंट अलग था और सॉल्यूट अलग था, उस समय ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन रहे होंगे। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया, यानी 2 लिक्विड्स को मिला दिया, दोनों लिक्विड्स को मिला देने के बाद क्या हुआ, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल लिक्विड बी के बीच में घुस जाएंगे और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। उस कंडीशन में उनका जो पहले का इंटरेक्शन था, यानी ए इंटरेक्शन टूटेगा और बी बी इंटरेक्शन टूटेगा और एक नया इंटरेक्शन उनके बीच में आपस में बनेगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो ए और बी इंटरेक्शन, उनके बीच में जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हुआ उसको हम क्या कहते हैं, ए और बी इंटरेक्शन। तो आइडियल सॉल्यूशन कब हो सकता है,
तभी बन सकता है आइडियल सॉल्यूशन जब ए बी इंटरेक्शंस आर इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। जब ए बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शंस आर इक्वल, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस इक्वल हैं किसके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के, उसी कंडीशन में ये बराबर हो सकता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रीजन हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। तो इसी में सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ये बन रहा है व्हाट आर और प्रॉपर्टीज क्या है। तो जब पूछा है व्हाट आर, तो व्हाट आर के साथ में शॉर्ट में ये लिख दो। 2 नंबर में पूछा गया तो ये लिख करके शॉर्ट में फिर इसको एलेबोरेट कर दो। रीजन पूछा गया तो ये, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये, और एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है। आपको कोई 3-4 ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, तो आपको एग्जाम्पल याद है तभी आप कर पाओगे। तो एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, और बेंजीन एंड सॉल्वेंट। इनके मिक्सचर को ये अगर हम इन लिक्विड्स को मिलाएंगे तो ये हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, यानी इनको मिलाने पर इनकी ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इनका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब याद कैसे करोगे इसको बताती हूँ बाद में। ठीक है, आप पहले कोशिश कर लो याद करने की, फिर थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर दूँगी। चलिए, अब दूसरे तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, द लिक्विड सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी वो लिक्विड सॉल्यूशन जो पूरे कंसंट्रेशन रेंज में राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होगा। देखो, जो आइडियल सॉल्यूशन है उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ये थी। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनके अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगी मतलब क्या हुआ, इनके लिए कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर वुड नॉट बी इक्वल। देखो, इक्वल का और ऐसे कटा हुआ है, इक्वल का निशान ऐसे कटा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का कंपो P1 है ना, यहाँ पे P1 will not equal to P01 X1 and P2 will not be equal to P02 X2। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या हो सकती है, उसमें क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 थी, इसकी प्रॉपर्टी उसके अपोजिट क्या होगी, नॉन आइडियल की डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी 0। एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट 0। और रीजन क्या होगा नॉन आइडियल बिहेवियर का, यानी ये वाली बात होगी कि ए बी इंट्रैक्शन विल नॉट बी इक्वल टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। ये मैंने रीजन यहाँ लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसको अपने में ऐड कर लीजिए। ठीक है, रीजन नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने का रीजन, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आया नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आप इतना ही सा तो लिखेंगे, ये सब पूरी कहानी थोड़ी लिखेंगे। तो उस समय के लिए इसके लिए P1 is not equal to P01 X1, P2 is not equal to P02 X2, second character delta H mixing is not 0, third one is delta V mixing is not 0। अब इसको एलेबोरेट करना है तो वैसे कर देंगे जैसे क्वेश्चन में आया है। रीजन क्या हो गया, रीजन ये हो गया, यहाँ पे था R इक्वल, तो यहीं पे हो गया ए बी इंट्रैक्शन आर नॉट इक्वल टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक, अब चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा हो गया सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक, तो जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई P1 इज ग्रेटर देन P01 X1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P02 X2। यानी इसी को एलेबोरेट करके लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। जैसे यहाँ आप एलेबोरेट करके लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन की बात लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिखेंगे तो आपने ये लिख दिया P1 इज ग्रेटर देन P01 X1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P02 X2। एलेबोरेट करके लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का ही है ना ज़्यादा, क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ, क्योंकि राउल्स लॉ क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इक्वल टू ये,
एंड ये इक्वल टू ये, तो नहीं उतना नहीं है, ग्रेटर है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ. डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तभी तो पॉजिटिव होगा. तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से ज़्यादा होगा मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब हुआ वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अगर हमने 10 ml एक लिक्विड ए मिलाया और 20 ml लिक्विड बी मिलाया तो आइडियल के केस में क्या होना चाहिए था, 30 ml बनेगा दोनों का टोटल. यहाँ पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, 10 ml मिलाया और 20 ml मिलाया, लेकिन जब हम सॉल्यूशन को नापेंगे, मेजर करेंगे, तो वो 30 ml से ज़्यादा बनेगा. इसको हम कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0. क्लियर हो गई ना बात. डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम मस्ट भी जो दो कंपोनेंट है उनके टोटल वॉल्यूम करने से ज़्यादा बनेगा. एक्चुअली थ्योरेटिकली जो टोटल कर रहे होंगे 10 + 20 30 होना चाहिए, बट 30 नहीं होगा, 30 से कुछ ज़्यादा होगा. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी जब भी हम दो लिक्विड्स को मिलाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 मतलब जो सॉल्यूशन मिक्सचर बना दो लिक्विड को मिला के उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, जब हम दो लिक्विड्स को मिलाएंगे तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी कैसी होगी, उसकी पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव एंथैल्पी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होगा. एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्सॉर्ब होगी, ये ध्यान रखिए. डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. और डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है, एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है, आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कि डेल्टा एच का पॉजिटिव साइन मतलब कैसी होगी, रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी. क्लियर हो गया. ये प्रॉपर्टीज के बारे में शॉर्ट में ऐसे लिख दोगे, वही अगर पूछा गया कितने नंबर का क्वेश्चन आया उसके हिसाब से आप उसको एलेबोरेट करोगे. तो इनको एलेबोरेट भी किया जा सकता है. एलेबोरेट करने के लिए तीनों मैंने आपको बता दिए कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ. डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ, द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक. रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, मिक्सिंग होगी. मिक्सिंग पर हीट एब्सॉर्ब होगी. रिएक्शन नहीं लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है. दो लिक्विड सॉल्यूशन जब दो लिक्विड को मिलाते हैं वो सिंपली इंटरमिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. तो मिलाने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक. ये एंडोथर्मिक होगी क्योंकि डेल्टा एच का साइन कैसा है, पॉजिटिव. डेल्टा वी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि डेल्टा वी का साइन पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाएगा, यानी मिक्स करने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा. एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 10 एक कंपोनेंट मिलाया, 20 ml दूसरा कंपोनेंट मिलाया, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, 30 ml होना चाहिए था, लेकिन इट विल बी ग्रेटर देन 30 ml. नाउ एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. ये एग्जांपल है इथेनॉल प्लस एसीटोन एंड CS2 प्लस एसीटोन. इथेनॉल एंड एसीटोन का मिक्सचर एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का मिक्सचर, इनको मिलाने पर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी इनको मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ. राउट लॉ से ज़्यादा होगा और दोनों कंपोनेंट्स का भी ज़्यादा होगा. तो इसके लिए भी ग्राफ बनाते हैं. अभी ये वाला जो ग्राफ था, ये ग्राफ देखिए आप ध्यान से. ये ग्राफ आपने किसके लिए बनाया था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए. अगर इसी ग्राफ को हम कन्वर्ट करना चाहें, ये वाला ग्राफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, आपको अपनी कॉपी में ये आइडियल सॉल्यूशन की बात लिख करके ग्राफ अलग बनाना है, ये सारी बातें अलग से लिखनी है. उसके बाद जब आप नॉन आइडियल बनाएंगे तो नॉन आइडियल के नीचे नॉन आइडियल का ग्राफ भी बनाएंगे. मैं आपको ये ग्राफ यहीं पर बता रही हूँ, कुछ कठिन नहीं है, उसको याद करना भी कठिन नहीं है. इसी में थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करना है तो ये बन जाएगा. क्या करना है, सिंपल सा. जब हम इसके लिए बनाएंगे, ध्यान देना सभी बच्चे, गड़बड़ नहीं करना, गलत नहीं करना. इसके बाद में यहीं पर नीचे आप इसका ग्राफ बना लेंगे कि ये वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, यानी इथेनॉल और एसीटोन का कैसा ग्राफ होगा, CS2 एसीटोन का कैसा ग्राफ होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला. इन तीनों का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा जैसा अभी आपको दिख रहा है. ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको इस सारे कंसेप्ट क्लियर होने की.
तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा होगा, ये तो हो गया कैसा, ये ग्राफ काय का था पहले, एट प्रेजेंट अभी ये ग्राफ कैसा है, सॉल्यूशन शोइंग आइडियल बिहेवियर, ये किसका ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशंस, यानी ये ग्राफ किसके लिए, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, उनके लिए था। ठीक, अब आप इस ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हो काहे में, फॉर द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये वाली जो लाइन है, राउटला कह रहे थे कि ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू राउटला ऐसा होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, है कितना, हर चीज ज्यादा ज्यादा है, यानी वेपर प्रेशर, ये दोनों तो ग्राफ में रिप्रेजेंट है नहीं, ये चीज ग्राफ में रिप्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंपोनेंट 1 का भी ज्यादा है और कंपोनेंट 2 का भी ज्यादा है, तो एक्चुअल में होना चाहिए था इतना, बट है कितना, इतना है। बस एक क्या करना है, ऊपर से छतरी उड़ा देना है, पहले वाली जो लाइन थी उसमें एक छतरी बना दो। ठीक, ये हो गई आपकी काय की, वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ये वाली जो सॉल्वेंट की थी उसमें भी बना दो, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और जो पहले वाली लाइन है उसको डॉटेड डॉटेड में कन्वर्ट कर दो। डॉटेड लाइन ये कह रही है कि वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, समझ गए बात को। ये डॉटेड लाइन क्या कह रही है, वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए था लेकिन है नहीं, है इतना, यानी ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउटला, अकॉर्डिंग टू राउटला इतना होना चाहिए था, बट कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ हो गया। अब ये आइडियल का नहीं रहा, ध्यान से नोट लगाना, ध्यान से रिमार्क लगाना, और ध्यान से डायग्राम बनाना, और नोट्स बिल्कुल कायदे से बनाना, बहुत अच्छे से। पहले आप ये हेडिंग डालोगे, फिर आइडियल सॉल्यूशन लिखोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात लिखोगे, फिर इसको थोड़ा डिटेल मतलब इस तरह से लिखोगे। मैंने जगह बताने के लिए ऐसा लिख दिया है, आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसी के नीचे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे क्लासीफाई करके ऐसे लिखेंगे, फिर इसका ग्राफ इसके साथ बनाएंगे, उसका ग्राफ उसके साथ बनाएंगे। इस तरह से आप कायदे से नोट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें सॉल्यूट का कैसा बनाएंगे, इसको कैसा कर देंगे, डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि सॉल्यूट का अकॉर्डिंग टू राउटला ये होना चाहिए था ग्राफ, लेकिन नहीं है, ये वाला है, ज्यादा हो गया। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की भी ये डॉटेड लाइन बन जाएगी। ये डॉटेड लाइन कह रही है कि सॉल्यूशन का इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना है नहीं, है कितना, इतना है। तो सिंपल सी बात है, जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था उसी में एक छतरी बना देनी है, तीनों पे हो गया ग्राफ शोइंग आइडियल सॉल्यूशन, ये वाले का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, और यहाँ नीचे नोट लगा लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, ग्राफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। ठीक है, अब आइए इधर सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो समझ गए होंगे आप कि प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे हर चीज, ये क्या हो रहा था, P1 इज ग्रेटर देन P01 x1, तो यहाँ उसका उल्टा होगा, यानी P1 इज लेस देन P01 x1 एंड P2 इज लेस देन P02 x2, दैट इज, यहाँ पे एलेबोरेट करके लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेसर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ। ठीक है ना, ये P1 इज लेस देन P01 x1, P2 इज लेस देन P02 x2, इसको एलेबोरेट करके कैसे लिखोगे, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेसर देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। कोई भी चीज जब लेस देन जीरो होगी तो हम उसको क्या साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग कितनी है, जीरो से कम है, जीरो से कम है मतलब दैट इज नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे यानी दो लिक्विड ए और बी को मिलाएंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, यानी डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब कैसी रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन नहीं, मिक्सिंग है ना, प्रोसीजर डिसोल्यूशन जो भी है वो कैसा होगा, नॉट केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखिए, मिक्सिंग सिर्फ मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग कैसी होगी, यानी हीट उसमें रिलीज होगी।
ठीक है ना। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, यानी हीट विल बी रिलीज, यानी ये कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी प्रोसेस। गलत बोल दिया मैंने, ये प्रोसेस कैसी होगी, डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। देन डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी जीरो से कम है। जीरो से कम मतलब क्या हुआ, जीरो से कम नहीं है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है जितना होना चाहिए था सॉल्यूशन बनने के बाद उससे कम निकलेगा। यानी आपने अगर 10 ml लिक्विड ए मिलाया, 20 ml लिक्विड बी मिलाया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए था कितना, 30 ml। लेकिन अभी की कंडीशन में यानी नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन में क्या होगा, वो वॉल्यूम 30 ml से कम निकलेगा। उसको हम कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। ठीक है ना। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज ऑन मिक्सिंग दो कंपोनेंट। इसको एलेबोरेट करके लिखेंगे, यहीं पे आगे इलेबोरेट करके लिखेंगे कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ दो कंपोनेंट। यानी दो कंपोनेंट का जो टोटल वॉल्यूम आप करते 10 + 20 30 ml होता, वो 30 ml ना होकर के कितना रहा, 30 ml से कम रहा। तो यहाँ पर इसको एलेबोरेट करके क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ दो लिक्विड कंपोनेंट। तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टी। अब रीजन की बात करें तो रीजन क्या है, रीजन है ए बी इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन आर ग्रेटर, ए बी इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा है देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन से ज़्यादा है, ये रीजन हो गया। देन नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये एग्जांपल है फिनॉल एंड एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो ये तो कहानी हो गई आपकी क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। आपने इतना सारा पढ़ लिया, अब बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़े दिन बाद। आज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब कुछ समझ में आ गया, एकदम सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन थोड़े दिन बाद जब आप पूछो तो आप से पूछो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव किसका था, नेगेटिव किसका था, ऐसे थोड़े दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको कैसे याद रखना। फिर एक बात ये भी आ गई है, देखो इंटरेक्शन वाली ये बड़ी, सब कुछ एक जैसा सेंटेंस है, ये भी और ये भी सब एक जैसे दिख रहा है ना। ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ए बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, इसमें ग्रेटर है उसमें ज़्यादा है, रट लोगे भूल जाओगे, कैसे याद करोगे। याद करने की टेक्निक ये है कि आइडियल में तो सारी नॉर्मल सिचुएशन आइडियल ही है, आइडियल तो आइडियल है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आइडियल है तो आपको ये पता ही है कि ए ए इंटरेक्शन यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन जो होंगे वो ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के बराबर हैं। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि ये भी ग्रेटर है कि लेसर है, ऐसे भूल जाते हैं। ठीक, तो अब याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, कैसे याद करोगे। सिंपल सा है, देखो अभी 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। देखो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा ज़्यादा है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। यानी P1 इज ग्रेटर देन P1 P01, P2 इज ग्रेटर देन P02 X2, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन मतलब 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तीनों ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब पॉजिटिव हैं, यानी वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन, सब कुछ पॉजिटिव है तो तीनों पॉइंट आपको याद हो गए, ठीक है। सब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हो गया यार। अभी बात आती है इसके, अब नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव है, हो गए तीनों पॉइंट यार। देखिए नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब कभी नहीं भूलोगे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लाल पेन से या रिमार्क लगा लो यहाँ पे, मेमोरी एज। पॉजिटिव डेविएशन में प्रॉपर्टीज में सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज 3 पॉइंट है, सब कुछ पॉजिटिव, और नेगेटिव डेविएशन में प्रॉपर्टीज में सब कुछ नेगेटिव। अब आप इसको एलेबोरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात आई ये वाले रीजन याद करने की, ये कैसे याद होंगे। तो इसको ऐसे याद करो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी,
अगर तो नेगेटिव डेविएशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं और दोस्ती गहरी है, मतलब बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतनी ज़्यादा डेल्टा एच यानी हीट रिलीज होगी। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब हीट रिलीज होगी। तो डेल्टा एच नेगेटिव तो आपको याद ही है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको याद है ना कि नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, ये आपको याद है, यानी नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा? जब बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड बनेंगे मतलब ए और बी की दोस्ती हो जाएगी, तब ए एंड बी आर फ्रेंड्स, तब जब उनकी दोस्ती होगी बॉन्ड बनेंगे तो हीट रिलीज होगी तभी तो एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन। अपने आप याद हो गई? तो ये वाला याद करो, इसको इससे कोरिलेट कर लेना, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यानी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट की दोस्ती यहाँ से याद करो। नेगेटिव डेविएशन में रीजन क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हुआ मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ, यानी हीट रिलीज हुआ। हीट कब रिलीज होगा? जब बॉन्ड बनते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। जब बॉन्ड बनते हैं, वो भी कैसे? मजबूत बॉन्ड बनते हैं। यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मजबूत दोस्ती हो जाएगी मतलब उनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे, तो डेल्टा एच कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यानी तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा, मजबूत दोस्ती का मतलब ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में मजबूत दोस्ती का मतलब क्या हुआ? ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा है। तो देखिए वही बात निकल रही है, ए बी इंट्रैक्शन आर ग्रेटर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। हो गया, रटना नहीं है अब आपको। यहाँ दोस्ती हो गई और यहाँ दोस्ती नहीं हुई। इसको जब इसका रीजन निकालो तो पहले इतना सोचो, इसका रीजन निकालने के लिए चलो तो पहले इतना सोच लो कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नेगेटिव डेविएशन में जीरो होता है। नहीं, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, मतलब वहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट की दोस्ती हो जाती है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की दोस्ती इधर हो जाती है, इसका मतलब इधर नहीं होती है। इधर नहीं होती है तो ए बी इंट्रैक्शन आर लेसर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। देखो सही वही निकल रहा है आंसर, ए बी इंट्रैक्शन आर लेसर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। हो गया याद। अब आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये फिनॉल एंड एनालिन का नेगेटिव डेविएशन क्यों है और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का नेगेटिव डेविएशन क्यों है, ये देखिए यहाँ पर। ये फिनॉल और एनालिन का इसलिए है क्योंकि फिनॉल में जो OH है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के स्लाइट माइनस चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे हो गया स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एनिलीन में, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इंटरेक्शन हो जाता है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये मजबूत होता है। इसकी और इसकी बॉन्डिंग इज ग्रेटर, यानी मोर मजबूत, ग्रेटर देन एनिलीन की बॉन्डिंग के और फिनॉल की बॉन्डिंग। अगर इसको ए माना तो फिनॉल ए इंटरेक्शन, इसको बी माना तो बी इंटरेक्शन, यानी ए बी इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। देखो वही निकल रहा है, यही लिखा है यहाँ पे, ए बी इंटरेक्शन आर ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। समझ गए ना आप? तो ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये दोनों नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं। तो आप इसको ऐसा डायग्राम बना दीजिए और बता दीजिए कि फिनॉल में ये जो फिनोलिक प्रोटॉन है ना, ये फिनोलिक प्रोटॉन हुआ ना H+, फिनोलिक प्रोटॉन, और ये अमोनिया का NH, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो एनिलीन का नाइट्रोजन इज इंटरेक्टेड विद फिनोलिक प्रोटॉन and form hydrogen bonds. These hydrogen bonds of phenol and aniline are more stronger than bond between aniline and phenol and phenol. अगर पर्टिकुलर इसका केस देकर के पूछा गया है तो, ऐसा नहीं पूछा गया, जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रीजन है, तो आप ए बी इंट्रैक्शन और ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे। लेकिन सिर्फ इसका एग्जाम्पल देकर ही पूछा गया है तो आप पर्टिकुलर ए की जगह फिनॉल लिखिए, बी की जगह एनिलीन लिखिए, और ए बी की जगह फिनॉल एंड एनिलीन लिख दीजिए। हो गया आपका आंसर तैयार। वही सेम चीज यहाँ पर है, ये कि इन दोनों का ये क्यों होता है नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें भी यही बताना है कि ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है CH3। एसीटोन का जो CO है O, इसमें भी वही चीज होगी, पोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी ना, यहाँ से ऐसे ये माइनस चार्ज वाला हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे
मैंने ट्रांसफर उल्टा दिखा दिया है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हुआ। इस नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होता है इन कंपैरिजन टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इनके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका H, क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन का CO का O, ये आपस में इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की बॉन्डिंग इज मोर मजबूत, मोर स्ट्रोंगर देन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की बॉन्डिंग के। तो ये हो गया A, ये हो गया B, यानी AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो इस जब ये आंसर पूछा गया तो आपको क्या करना है, A की जगह इसका नाम लिख दो, B की जगह इसका नाम लिख दो, उसमें से रिप्लेस कर दो, हो गया रीजन, आंसर हो गया। ठीक, अब ये तो हुआ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। यहाँ पे कितने रीजनिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 और 3 6 7 8 और ये वाले हो गए। ठीक है, ये अगर इसको छोड़ भी दो तो ये मान लो 9 क्वेश्चन तो सिंपली यही बन रहे हैं 1 मार्क के रीजन वाले। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों को जब मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर इज लेस देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ, ऐसे पूछ दिया, सीधा नहीं पूछा, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। फिनॉल और एनिलीन को मिक्स किया तो वेपर प्रेशर इज लेस देन एज एक्सपेक्टेड बाय राउट लॉ, क्यों हुआ, वेपर प्रेशर राउट लॉ से कम क्यों हुआ, ये पूछा। तो फिर क्या कारण होगा, तो आप बताओगे कि जब हमने फिनॉल और एनिलीन को मिक्स किया तो फिनॉल और एनिलीन, ये डायग्राम भी बनाओगे, बताओगे रीजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत हो गई पहले से, यानी इन दोनों का इंटरेक्शन ग्रेटर देन AA एंड BB इंटरेक्शन है। तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, जब मॉलिक्यूल पास पास आ गए और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी, यानी लिक्विड से गैस फेस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी घट जाएगी। इसीलिए P1 इज लेस देन P01 X1 एंड P2 इज लेस देन P02 X2। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब पूछा गया कि डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव क्यों होता है भाई, तो ये क्वेश्चन अपने आप में 1 मार्क के इम्पोर्टेंट हो गए रीजनिंग में। ठीक है, ये भाई ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इतने रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, और एक ये वाला हो गया, ये वाला भाई। डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव क्यों होती है, तो आप क्या बताओगे, वही बात जो भी समझा रहे थे कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन गए, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड इसके ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं देन इसके और इसके बॉन्ड के, तो इन दोनों के बॉन्ड बनने में ये ज़्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक है। डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव क्यों है, यानी कि ऐसा नहीं कहा पूछा जाएगा डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव, ये पूछा जाएगा 10 ml फिनॉल और 10 ml एनिलीन मिलाया, लेकिन जो सॉल्यूशन था वो 20 ml से कम निकला, या कोई और वो जैसा रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये दोनों नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो वॉल्यूम कम होने का कारण क्या है, या नहीं भी पता है कि वॉल्यूम कम होने का कारण, तो भी कॉमन सेंस लगा दो कि वॉल्यूम कम हुआ मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट की दोस्ती हो गई है। आपको नहीं भी पता है, आप सपोज हमने आपसे फिनॉल एनिलीन इतना मिलाया और वॉल्यूम कम हो गया, बताइए कारण आपको नहीं पता, लेकिन आंसर तो उसी में छुपा हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ मतलब डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव है, डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट की दोस्ती हो गई मतलब क्यों, ये दोनों नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। ठीक है ना, तो डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव क्यों है वो उसका कारण समझो। जब इनके बीच में बॉन्ड बन गए तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, पास खिसक के आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो क्या हुआ, पहले जितना वॉल्यूम घेर रहे थे अब उससे कम वॉल्यूम घेरेंगे, क्योंकि उनकी दोस्ती हो गई ना, बॉन्ड बन गए। तो बॉन्ड बनने के कारण ये मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, यानी इनमें इंटरेक्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल
कम्स क्लोजर मतलब पास पास आ जाते हैं, सो वॉल्यूम इज रिजल्टेंट वॉल्यूम इज डिक्रीज। ये रीजन हो गया, ठीक है। ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन के, तो उसका रीज़न हमने यही बता दिया कि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, इसलिए इन दोनों का इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन उनके। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ये पहले डायपोल मोमेंट था, यहाँ भी डायपोल था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है, इसलिए ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर, तो इसलिए ये रीज़न हो गया। अब यहाँ देखिए P1 इज ग्रेटर देन P01 एंड P2 इज ग्रेटर देन P02 X2। यहाँ क्या होगा, इनका रीज़न क्या होगा, वाई P1 इज ग्रेटर, इनको मिलाया तो ये ऐसा क्यों हुआ, इनको मिलाया तो ऐसा क्यों हुआ, P1 ग्रेटर क्यों हुआ, उसका कारण देखिए, हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मिक्सचर एक लिया है हमने इथेनॉल, ठीक। अब इथेनॉल में हमने मिलाया क्या, एसीटोन मिलाया, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल एसीटोन में ऐसे जाएंगे अंदर, बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यानी इथेनॉल जाएगा एसीटोन के बीच में और एसीटोन के मॉलिक्यूल जाएंगे इथेनॉल के बीच में, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। यानी पहले से इनकी इथेनॉल की जो दोस्ती थी वो टूट जाएगी, बॉन्ड टूटेंगे, नहीं पहले तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो तो टूट गई, और एसीटोन की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई। तो बॉन्ड तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, इन दोनों की दोस्ती होती नहीं है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने नहीं है। क्यों नहीं बने, ये ए बी इंट्रैक्शन इज लेसर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, इनके आपस के बॉन्ड टूट गए, यानी ए के बॉन्ड बीच में से टूट गए, ए अलग हो गया, बी और बी के बॉन्ड बीच में से टूट गए, बी अलग हो गया, ए बी ने बॉन्ड बनाए नहीं है, ए अलग बी अलग, सबका अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ठीक है। कोई इंट्रैक्शन इनमें कम है पहले की अपेक्षा, पहले ज़्यादा था। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें पोलर डायपोल इंट्रैक्शन था, लेकिन इसने इसके बीच में घुस करके, ए ने बी के बीच में घुस करके बी का तोड़ दिया बॉन्ड, और बी ने ए के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करके ए का तोड़ दिया। इन दोनों ने एक दूसरे के बॉन्ड तोड़ दिए, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, और इनमें ए बी इंट्रैक्शन है नहीं, यानी इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है नहीं। ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। इसके मॉलिक्यूल की भी एस्केपिंग टेंडेंसी और इसके मॉलिक्यूल, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स इनके कम हो गए, टूट गए, खत्म हो गए, अब ये मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए टू मूव, तो लिक्विड फेज से वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट होकर के जा सकते हैं, कैन पास इजीली फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, इसलिए ये ऐसा हो गया, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 हो गई। ये भी 0 का भी यही कारण है, डेल्टा एच मिक्सिंग, बॉन्ड टूटे तो एनर्जी खर्च हुई, तो इसका भी कारण है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी खर्च हुई तो एंडोथर्मिक है, और इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, तो ये वेपर फेज में इजीली पास हो जाएंगे, तो यानी वेपर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पहले से। तो तीनों का रीज़न समझ में आ गया, बॉन्ड इनमें बने नहीं है, पहले के बॉन्ड टूट गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन कम हो गया, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी ज़्यादा वॉल्यूम घेरेंगे, यानी वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है उसका रीज़न हो गया, ठीक। ए बी इंट्रैक्शन कम क्यों है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स नहीं, और ये इंट्रैक्शन पहले से थे, इसमें वो टूट गए, इसने इसके बीच में स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसने इसके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इथेनॉल और एसीटोन के बारे में कि ये क्यों शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, भाई ये क्यों शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, या फिर इसका पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का, भाई ये फॉर्म नेगेटिव डेविएशन, तो इसका ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है, तो आप ये बताएंगे इस तरह से चित्र बना करके, ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, तो आप इसी तरह से डायग्राम बना दीजिए, इथेनॉल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाइए, फिर बीच में एसीटोन का मॉलिक्यूल आ गया, ऐसे करके बता देंगे, तो आपका ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द
आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इजीली याद रखिए, सिंपली याद रखिए। ट्रिक क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव होता है। बच्चों ग्राफ कैसे बनाएंगे हम नेगेटिव डेविएशन का? देखिए जो नॉर्मल ग्राफ था यानी राउट लॉ का अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन, वो ग्राफ कैसा था? ये स्ट्रेट लाइन थी सॉल्यूशन की, ये नीचे सॉल्वेंट की और ये सॉल्यूट की। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, सब कुछ ज़्यादा था तो आपने एक ऊपर से छतरी उड़ा दी थी सबको। अभी क्या करना है, सब कुछ कम है, नेगेटिव है, तो फिर क्या करना है, ये बस वही मतलब एक आपको ग्राफ याद रखना है सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन का। पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर से छतरी उड़ा दो, नेगेटिव डेविएशन है तो नीचे से ये छतरी बना दो। यानी ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ ये होना चाहिए था, इसीलिए वो डॉटेड लाइन से बना दिया। बट एक्चुअली कैसा है, एक्चुअल कम है, राउट लॉ से कम है, अकॉर्डिंग राउट लॉ के एक्सपेक्टेशन से कम है। तो ये इस तरह से हम ये ग्राफ बनाएंगे फॉर सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट।